Yes. ठीक है सर। Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, last time we talked about essay writing skill, and we looked at the body structure of the essay. ऐसे का जो बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो हमने जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द ऐसे राइटिंग जो है वो हमने डिस्कस किया, जिसमें जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ से लेकर और उसके बाद जो पैराग्राफ आते हैं वो, और इसके अलावा यानी हमने ये देखा कि उसके अंदर कौन कौन सी ज़रूरत थी, उसकी टर्म्स कौन कौन सी हमें याद रखने की ज़रूरत होती है, ये पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कि टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसे राइटिंग के, ये भी बहुत हेल्प करते हैं। इसमें आपको वोकेबलरी भी कोई भी ऐसे है अगर उसका जॉनर डिफरेंट है यानी नेचर डिफरेंट है तो उसके लिए वोकेबलरी भी डिफरेंट ज़रूरत होती है। इसमें when you are finished writing your essay you should give it to a something catchy, a specific explanation, यानी टॉपिक जो है ऐसे का वो कैची होना चाहिए और एक्सप्लेनेशन जो है वो आदमी को प्रॉपर आर्गुमेंट्स के साथ, और आर्गुमेंट्स भी मैंने आपको बताया था कि दो तरह के होते हैं, एक फेवरिंग आर्गुमेंट होते हैं और दूसरा काउंटर आर्गुमेंट होते हैं। दो तरह के आर्गुमेंट जो है आदमी डेवलप करता है और ये डेवलप करते हुए आदमी एक्सप्लेनेशन देता है अपने टॉपिक की। इसमें ये देखें कि नीचे एक लिखा हुआ है लाइन, एनालिसिस ऑफ द थीम्स ऑफ गुड एंड इविल इन विलियम गोल्डिंग्स लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। ये विलियम गोल्डिंग की बुक है लॉर्ड ऑफ फ्लाइज, तो उसमें गुड एंड इविल के थीम पर एक तज्जिया पेश किया गया है। ये भी एक ऐसे का एक टॉपिक बन जाता है कि एनालिटिकल ऐसे हम इसे कहते हैं। तो इसमें सबसे जो पहली चीज़ होती है इंट्रोडक्शन होता है। हमने पैराग्राफ राइटिंग में पढ़ा था कि जो पहला पैराग्राफ होता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, उसमें एक हुक होती है, फिर उसके बाद उसमें हम सपोर्टिंग सेंटेंस देते हैं। हुक से मुराद ये है कि एक टॉपिकल सेंटेंस होता है, उसमें हम सपोर्टिंग सेंटेंस देते हैं, फिर उसके बाद उसको कंक्लूड करते हैं, और ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो है आने वाले तमाम पैराग्राफ की एक्सप्लेनेशन होता है। तो उसमें हम टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इसके बाद हम जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है उसमें जो रीडर की अटेंशन होती है उसको कैच करने की कोशिश करते हैं, ताकि मैंने आपको बताया था कि राइटिंग और स्पीकिंग दो काम ऐसे होते हैं जो आदमी किसी के लिए करता है, इसीलिए इसको सिंपल होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा जार्गन यानी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो आपका जो फर्स्ट सेंटेंस ऑफ योर ऐसे है वो इंटरेस्टिंग हो, पर्सनल एनेक्डोट से उसका आगाज़ हो सकता है, क्वेश्चन से आगाज़ हो सकता है, कोटेशन से आगाज़ हो सकता है। यानी आगाज़ करने के जो तरीके हैं पहले पैराग्राफ को, वो कोई भी अंदाज हो सकता है। मसलन कोई कहावत से हम, सेकंड वन क्या है? पर्सनल एनेक्डोट। पर्सनल एनेक्डोट से मुराद होता है कोई आप इंटरेस्टिंग स्टोरी से उसका आगाज़ कर देते हैं अपनी राइटिंग। इंटरेस्टिंग स्टोरी से मुराद ये होती है उसमें आदमी ह्यूमरस किस्म का स्टाइल होता है, बड़ा लेसनेबल होता है। इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स ये हो सकती है कि आदमी आदादो शुमार के साथ ही, यानी दुनिया की मोर देन 70% पीपल इन पाकिस्तान आर लिविंग लाइफ बिलो द पॉवर्टी लाइन, इस तरह करके हम पहले सेंटेंस का आगाज़ कर देते हैं।
कि हम स्टैटिस्टिक्स दे देते हैं ताकि लोग हैरान हो जाए, 70% लोग जो हैं करीब, तो फिर उनकी तवज्जो जो है वो इसकी तरफ आ जाती है, ऐसे की तरफ। फिर उसके बाद हम चलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ऐसे को लिखते हुए। नंबर 1, बी एन असर्शन नॉट जस्ट ए फैक्ट, कि आदमी असर्टिव सेंटेंसेस तो इस्तेमाल कर सकता है लेकिन महज हकीकत को नहीं बताया जा सकता, बल्कि उसको अगर किसी हकाइक को आप पेश कर रहे हैं तो उसको आप अपनी तरफ से नहीं पेश कर सकते उसको, यानी एक आप थर्ड पार्टी बनकर उसको बयान कर सकते हैं। अपनी जजमेंट पास करना जो है वो जरूरी है। इसके अलावा पास द सो व्हाट टेस्ट, यानी उसके नताइज आप बयान कर सकते हैं सो कहकर, देयरफॉर कहकर, व्हाट कहकर, वगैरह वगैरह। जो हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं आप अपनी जजमेंट को पास करने के लिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बी स्पेसिफिक एंड एक्सप्रेस वन आइडिया, ऐसे जो होता है चूंकि एक आइडिया पर लिखा गया होता है तो लिहाजा आपको एक जो टाइटल आपका होता है उससे आप हटते नहीं हैं ताकि जो तसलसल जो है आइडिया को एक्सप्लेन करने का वो कायम रहे। रीअपीयर विद इन एवरी बॉडी पैराग्राफ, अब हर पैराग्राफ में वो चीज़ें जो हैं, जो मेन आइडिया जो है वो अपीयर होना चाहिए, और बाकी जो सेंटेंस होते हैं वो उसकी सपोर्ट में या रेफरेंसेस उसकी सपोर्ट में या इवेंट्स की डिस्क्रिप्शन उसकी सपोर्ट में की जाती है। जो चीज़ें नहीं करने वाली हैं वो ये हैं कि आदमी को आई और वी के साथ इससे इज्तनाब करना चाहिए। हमेशा जर्नल स्टेटमेंट दें, सेल्फ यानी आई या वी कहकर मत यानी कोई जुमले लिखें। मसलन इट इज स्टेटेड कहा जाता है, यानी इट का इस्तेमाल, ये एक गैर जानिबदार लफ्ज है जो आदमी इस्तेमाल कर सकता है। दे से थर्ड पर्सन यानी वो हम पुकार कर उसका इस्तेमाल करके हम चीज़ों को बयान करते हैं। फिर इंक्लूड ये जो वैग वर्ब्स हैं, जो ऐसे मैंने पहले ही बताया था क्योंकि जार्गन वोकैबुलरी इस्तेमाल नहीं करते, ऐसी जो किसी को समझ ही ना आए तो। लेकिन ये सीम्स, इट अपीयर्स, आई थिंक यानी दे थिंक, दे बिलीव, इस तरह के अल्फाज हम किसी एक्सप्लेनेशन देते हुए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यूं नहीं कह सकते आई इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसे लगता है, ऐसे नहीं कह सकते। इट सीम्स कहा जा सकता है कि यूं नजर आता है। इंक्लूड एब्स्ट्रैक्ट एट्रीब्यूट्स, गुड, बैड, इंपॉर्टेंट, और ये एट्रीब्यूट्स जो हैं वो, लेकिन ये इन्होंने आजकल तो इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। गुड, बैड, ये जो एडजेक्टिव होते हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये इतना, ये इसको आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, यानी शुड नॉट में ये चीज़ आजकल नहीं आती। इंक्लूड एब्स्ट्रैक्ट क्वालिफायर्स, मे बी परहैप्स जैसे अल्फाज जो हैं ये इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। मे बी ऐसा हो सकता है, या परहैप्स काश ऐसा हो जाए, या यानी इस तरह की इम्कानियाँ जो अल्फाज हैं जो गैर यकीनी किस्म की सूरत हाल जो है सेंटेंस के अंदर क्रिएट हो जाती है, इसलिए इससे इज्तनाब करना चाहिए। फिर टॉपिक इज असाइंड एज ए क्वेश्चन, अगर टॉपिक जो है वो बतौर क्वेश्चन आ जाए तो आंसर क्वेश्चन बी श्योर टू यूज द सेम वोकैबुलरी, तो आपने क्वेश्चन का जवाब देते हुए हर पैराग्राफ जो है उसके अंदर ख्याल रखना है कि जो क्वेश्चन टॉपिक में किया गया है उसका जवाब आप उसके जवाब को जहन में रखें, अदरवाइज आप आइडिया से डाइग्रेस कर जाएंगे जिससे आपका असल टॉपिक जो है वो एक साइड पे हो जाएगा। इफ टॉपिक इज असाइंड जनरली और इज नॉट असाइंड, तो फिर आपने क्या करना है कि ब्रेनस्टॉर्म, फ्री राइट, यानी अगर कोई जनरल सा टॉपिक है तो आपको यू आर फ्री टू राइट विद योर ओन विल, आप अपनी मर्जी से, यानी आप फ्री राइटर के तौर पर लिखते हैं। नैरो डाउन ए मेन आइडिया, आप अपने मेन आइडिया को नैरो डाउन करते हैं। नैरो डाउन से मुराद ये कि स्पेसिफिक हो जाते हैं। पास जजमेंट ऑन दैट आइडिया, और उसके ऊपर अपनी जजमेंट पास करते हुए अपने ऐसे को लिखते चले जाते हैं।
ब्लूप्रिंट में आदमी ये होता है कि द ब्लूप्रिंट शुड कंसिस्ट ऑफ 1 or 2 sentences आउटलाइनिंग द मेजर पॉइंट्स टू कम, कि हम चंद पॉइंट्स बना लेते हैं, उनके ऊपर आउटलाइन बना लेते हैं। ऐसे राइटिंग का स्टाइल भी यही है कि आप आउटलाइन पहले बनाएं, कि आपको जो टॉपिक दिया है उसकी आउटलाइन 5-7 पॉइंट बना लें, उसके ऊपर डिस्कशन करें। यूं आदमी का जो आइडिया है डिस्कशन का, एक्सप्लेनेशन का जो तरीकाकार जो वो कंट्रोल्ड हो जाता है, वरना अनकंट्रोल्ड किस्म की राइटिंग जो है वो आपको ब्रेक कर देती है आपके आइडियाज को। If possible, attempt to justify the order of your points from the beginning and avoid terms such as in this essay, the following paragraphs, etc. Don't draw attention to yourself. यानी लिखते हुए आप रीडर की अटेंशन अपनी तरफ नहीं बल्कि आइडियाज की तरफ अपनी जो है अटेंशन दिलवाएं। ट्रांजिशंस फ्लो बिटवीन आइडियाज, कि आइडियाज के दरमियान फ्लो कैसे करना है। Transitions are words which define the connections between your ideas. अब कुछ लफ्ज ऐसे हैं जो आपकी हेल्प करते हैं आइडियाज को फ्लो करने में, वन पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ। मसलन फर्स्ट, तो ये फर्स्टली लिखा हुआ है, आपने लिखना है फर्स्ट, सेकंड, फाइनली। यानी इस तरह के अल्फाज ये हैं कि आपको ये हर पैराग्राफ में इस्तेमाल हो सकते हैं। स्टार्ट में कि फर्स्ट पहला ये पॉइंट चलता है, फिर सेकंड, एक पैराग्राफ खत्म होता है आप कहते हैं सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फाइनली 5वें पैराग्राफ पे आप ऐसे का एंड कर देते हैं। दूसरी, कंपैरिजन करते हुए कुछ लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जैसे हाउएवर, इन कंट्रास्ट, ऑन दी अदर हैंड। यानी जब आपने कोई और आइडिया बयान करना हो तो आप इन लफ्जों का सहारा लेते हैं, उसके अपोजिट आइडिया बयान करना हो, अदर वे राउंड जिसे हम कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन में फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस, यानी अगर आप एग्जांपल दे रहे हैं तो इस तरह के अल्फाज फॉर इंस्टेंस और एग्जांपल का इस्तेमाल करते हैं। एडिशन, ऑल्सो, फर्दर, इन एडिशन, यानी कोई चीज़ का इजाफा कर रहे हैं आप किसी आइडिया में। यानी मैंने ये बात कही है, यानी कायदे आज़म ने ये बात कही है तो किसी और ने भी कही है तो आप उसमें ऐड करते हैं एक आइडिया में दूसरा, कोई दूसरों के आइडिया, तो उसमें आप आल्सो, यानी कायदे आज़म है सेड, वर्क, वर्क एंड वर्क। और इसके अलावा अगर आप किसी और की बात करना चाहते हो, हम कहते हैं कि लियाकत अली खान आल्सो सेड दैट वर्किंग इज वेरी टू वर्क ऑनेस्टली इज अ वेरी ग्रेट थिंग। उसने भी कहा था कि काम करना जो है वो बहुत अच्छी बात है। तो यूं आदमी जो है आगे बढ़ता चला जाता है। इसके बाद फ्लो विद इन आइडियाज, आइडियाज के अंदर फ्लो करना चाहिए। मसलन व्हाट इज योर एग्जैक्ट पॉइंट, आप उस पर रहें और उसको एक्सप्लेन करते हुए उससे रेलेवेंट एग्जांपल पेश करें, फिर उस एग्जांपल के ऊपर अपनी कमेंट्री जो है, अपना ओन पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बयान करें, कि अपनी जो है जजमेंट उसके ऊपर पास करें। फिर जो कोटेशन से, अगर कोई शॉर्ट कोटेशन आप इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर शॉर्ट कोटेशंस आर इंटीग्रेटेड डायरेक्टली इनटू द टेक्स्ट में डालते हैं तो उन्हें सेपरेटली आप एक थोड़ा सा जगह छोड़ के साइडों से आप उन्हें डालें ताकि पता चले कि ये स्टेटमेंट, जैसे इन्होंने लिखा हुआ है कि वी आर लेफ्ट टू वंडर वेदर और नॉट द बॉयज न्यू दे वर किलिंग ए वुमन, आफ्टर ऑल द नरेटर क्लेम्स टू हैव हर्ड द बीस्ट क्राइंग आउट अगेंस्ट द एबोमिनेबल नॉइस। तो ये एक कोटेशन यानी इस तरह डाल के, तो आप उसका अगर आपके पास कोई लाइन का नंबर है 168 जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लाइन नंबर है किसी बुक में से लिया गया कि उस लाइन से ये इन्होंने लाइन नंबर 168 से ये लिया गया, आप यूं उसको सेपरेटली बयान कर सकते हैं। नीचे भी इन्होंने दिया हुआ है। फॉर लॉन्गर कोटेशंस, जिनकी 4 लाइनों से ज़्यादा जो होती हैं, तो सेपरेट देम फ्रॉम द टेक्स्ट, उनको आप टेक्स्ट से ज़रा सेपरेट करके लिखें। एंड सिंगल स्पेसिंग द कोटेशन, नो कोटेशन मार्क्स आर नीडेड। तो उसमें ये तो वैसे भी सिंपल सी बात है कि कोटेशन जब भी दी जाती है तो वो नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होता है जो लिखने में आ रहा होता है उससे ज़रा हटकर सेपरेट करके दी जाती है। उसके बाद कंक्लूजन आदमी पर पहुंच जाता है, कंक्लूजन पर पहुंच जाता है तो उसमें कंक्लूजन करते हुए आदमी ने जो आर्गुमेंट्स दिए हैं, जो काउंटर आर्गुमेंट्स दिए हैं,
उनके दरमियान बैलेंस क्रिएट करते हुए आपने कंक्लूजन बयान कर देना होता है। जिस तरह मैंने एक एग्जांपल दी थी कि कनाडा इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इट इज फर्स्ट। पहली बात तो यह है कि कनाडा हैज़ अ वेरी वंडरफुल, वेरी यूजफुल एजुकेशनल सिस्टम वेयर पीपल कैन गेट very people can get education quite freely. So mostly the government provides medical facilities to the students and their parents कि इस तरह करके एजुकेशन अगर हेल्थ में है तो Canada's health system is also very supportive to the people, even for those people who come from other countries to visit that area. तो थर्ड पॉइंट मैं ये कह सकता हूँ, इस तरह करते हुए यानी जब ये बातें आदमी कर लेता है, ये सपोर्टिंग सेंटेंस कहलाते हैं। तो कंक्लूजन करते हुए आदमी को ये कह सकता है कि दैट इज व्हाई देयरफॉर Canada has become a desirable place for the people in the world। कि दुनिया में जो है इसलिए कनाडा जो है डिजायरेबल कंट्रीज बन गया है कि इसमें लोग आकर रहना चाहते हैं, क्योंकि इसमें सहूलियात हैं, इसमें बिजनेस करने के फायदे हैं, इसमें एजुकेशन आसानी से आदमी हासिल कर लेता है वगैरह वगैरह। तो इसके अलावा ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपने जब ऐसे लिख लेते हैं तो फिर सोचते हैं कि डिड यू सेपरेट ऑल द कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शन से मुराद ये होता है कि जो लफ्ज़ आपस में जुड़े हुए हैं क्या वो आपने सेपरेट लिखे हैं। डिड यू फाइंड सिनोनिम्स फॉर ऑल टैबू वर्ड्स, कि जो कुछ अगर कोई मुश्किल अल्फाज हैं तो क्या आपने उनको रिप्लेस किया है सिंपल वर्ड्स के साथ। डिड यू राइट इन दी प्रेजेंट टेंस, क्या आपने प्रेजेंट टेंस में लिखा है, पास्ट में लिखा है या फ्यूचर में लिखा है। जो भी टेंस यूज़ किया है आप सोचते हैं कि क्या वो ठीक लिखा है, क्या वो लिखने चाहिए था। ये बातें सोचकर फिर आप एक दफ़ा एक नज़र उसको दोबारा दौड़ाते हैं तो यूँ आपका ऐसे कंप्लीट हो जाता है। तो आज हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स पे बात ख़त्म हुई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा लेक्चर नंबर 8 होगा। तो अगर यूनिवर्सिटी खुल गई तो इंशाल्लाह हम एक दफ़ा बिल्कुल दोहराई ठीक तरीके से करेंगे क्लास के अंदर। अदरवाइज़ हम रिवीजन जो है वो एक दफ़ा फिर मैं कर दूंगा क्विकली, 2 लेक्चर रोज़ाना करके या 3 करके, और फिर क्वेश्चन भी ले लूँगा ताकि किसी की कोई एम्बिग्यूटी हो तो वो दूर हो जाए। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ सबको मेरी तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। अगले लेक्चर में वालेकुम सलाम सर। अल्लाह हाफिज़।